आप सभी का स्वागत है भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 10 ज्योग्राफी, जो कि आपका है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो सबसे पहले कुछ कंडीशन समझते हैं कि एयर एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कोल्ड। मीन्स जब हम लोग एयर को वार्म करेंगे, मतलब हीट देंगे या फिर कुछ वार्म करेंगे, तो वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक। और जब ये कोल्ड होगा, मतलब जब एयर कूल हो जाएगा या फिर कोल्ड एयर रहेगा, वो आपका कंप्रेस हो जाएगा। तो जब ऐसे होता है तो वेरिएशन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक ना। जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, मतलब चेंज आते हैं, ठीक। कहीं पे आपका एक जगह कोल्ड एयर है, एक जगह वार्म एयर है, ठीक। तो दोनों जगह का एयर प्रेशर में डिफरेंस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते क्या है कि वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन इन यूनिट एरिया, ठीक, फ्रॉम मेन सी लेवल। मान के चलिए ये आपका एक लेयर है, ठीक। ये आपका ए लेयर है, ये आपका बी लेयर है, ये आपका सी लेयर है, ये आपका डी लेयर है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा? सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा? ए लेयर पे, क्योंकि इसके ऊपर ये भी है, ये भी है, ये भी है, बी लेयर भी है, सी लेयर भी है, डी लेयर भी है। और किसी एक एरिया पे ले, मान के चलिए ये एक एरिया है हमारा, ठीक। तो ये एक एरिया है। तो इसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है ऊपर से, इसी को आपका एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक। जो सबसे नीचे लेयर पे लोअर लेयर लोअर लेयर लेयर ऑफ एयर that feels the pressure of the above atmosphere, it is called atmospheric pressure। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है मिली बार में। और सबसे ज़्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं सी लेवल पे। कितने होते हैं? 1013.2 मिली बार। और ये आपका ड्यू टू ग्रेविटी द एयर इन द सरफेस इज डेंस, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एयर पे वाटर वेपर रहता है, ठीक। वाटर वेपर रहते हैं। तो कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु में वजन हो, एनी वेट इन द सब्सटेंस दैट कैन फील अ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक ना। एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा नीचे की ओर। तो इसी के कारण आपका हाई प्रेशर होती है सरफेस पे, ठीक है ना। डेंस जो पार्टिकल्स है वो वैसे भी वो सब ऊपर नहीं जा पाते हैं उतना ऊपर। तो आपका मैक्सिमम सरफेस पे ही रहते हैं। इसलिए आपका सरफेस पे, मतलब इन कंपैरिजन टू द अपर एटमॉस्फेयर एंड लोअर एटमॉस्फेयर, तो लोअर एटमॉस्फेयर पे आपका हाई प्रेशर रहता है, मतलब यहाँ पे आपका डेंस एयर रहेंगे, ठीक। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है बारोमीटर से। ये तो यूनिट था, सॉरी, ये आपका यूनिट था, ठीक ना, जो मिली बार में यूनिट। एंड आपका नापा जाता है बारोमीटर से या फिर एनोराइड बारोमीटर। और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका आप जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि हम लोग आप सुने होंगे कि जब भी कोई ऊपर चढ़ते हैं, मतलब माउंटेन पे, तो किसी किसी को नोज ब्लीडिंग हो जाता है। नोज ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हार्ट है, ठीक ना, जो हमारा हार्ट है वो आपको क्या करता है? ब्लड पंप करता है, ठीक। तो ब्लड पंप करता है, तो नॉर्मल टाइम पे हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या रहते हैं? नीचे रहते हैं, ठीक। तो नीचे रहते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर हम लोग को प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, तो उसको इक्वली पंप करता है, ठीक। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर हम लोग का ऊपर से दबाव पड़ रहा है और हमारा ब्लड उसको कैंसिल आउट करता है। इसलिए हमारा ब्लड फ्लो मतलब नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल पे, सरफेस पे। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, मतलब जो बाहर से एक शरीर पे दबाव पड़ रहा था, ठीक ना, वो कम हो जाता है। पर हार्ट तो अपना रेट पे ही पंप कर रहा है, जो उसका है, जितना फोर्स वो लगा रहा है हार्ट तो उतना ही कर रहा है ना। तो हार्ट एटमॉस्फेयर कमी के कारण जब का ब्लड होता है वो एक्सेस पंप तो वही होता है, लेकिन आउट जो प्रेशर था वो कम होने के कारण आपका बाहर निकल जाता है, ठीक। इसलिए आपका नोज ब्लीडिंग सब होता है हिली एरिया पे जाने पे, ठीक है ना। मतलब माउंटेन ऊपर कभी जाएंगे, एलिवेशन पे चढ़ेंगे, तो आपका चांस है कि नोज ब्लीडिंग या ईयर ब्लीडिंग सब हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर।
तो प्रेशर वेरी कैसे करता है वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर। तो देख लिया हम लोग कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं या हम तो एलिवेशन पे चढ़ते हैं कोई पहाड़ पे, तो वो गिर जाते हैं, ठीक ना। मतलब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो घट जाता है। और वो आपको घटता कितना है, 1 MB फॉर ईच 10 मीटर, ठीक। मतलब 1 मिली बार फॉर ईच 10 मीटर। आप जैसे 10 मीटर ऊपर जाएंगे आपका 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 मिली बार डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट है जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मान के चलिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक। तो हमें पता है कि अर्थ में कितना प्रेशर, 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक। तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसका ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसका बाद आपका ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और आपका पोल पे कौन सा रहता है, ये आपका रहता है हाई प्रेशर पोलर बेल्ट, ठीक। तो सेम इसी तरह इधर भी आएंगे 1 2 3 एंड 4, एंड इधर 1 2 3। तो आपका टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, ठीक। टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है। तो जिस तरह से आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपका उसी तरह से प्रेशर वेरी करते जाता है, ठीक। इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और जब भी कोई लाइन, जैसे यहाँ ये लाइन है, ठीक ना, और यहाँ हर जगह उसका प्रेशर सेम है तो उसको आइसोबार बोलेंगे। जिस तरह पिछला पिछला चैप्टर चैप्टर 9 में देखे थे कि कोई भी अगर टेम्परेचर को ज्वाइन करे उसको क्या बोलते थे, आइसोथर्म्स बोलते थे, ठीक ना। मतलब लाइन जॉइनिंग हैविंग सेम टेम्परेचर इसको आइसोथर्म्स, एंड लाइन जॉइनिंग हैविंग सेम प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। तो हमारा नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो आपका जो विंड का स्पीड एंड वेलोसिटी तो वही हुआ, स्पीड एंड डायरेक्शन कैसे वेरी करता है, ठीक। तो आपका सबसे पहले है सरफेस फ्रिक्शन। तो सरफेस फ्रिक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा सरफेस हम लोग ऐसा नहीं है, ठीक ना। हमारा सरफेस ऐसे नहीं, ऐसे की वजह किस तरह है, कहीं पे आपका पहाड़ है, कहीं पे आपका प्लेटो है, कहीं पे आपका डिप्रेशन है। तो इस तरह है हमारा। तो जब हवा बहती है तो इस पे टकराव होती है, ठीक ना। तो इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब बहने टाइम इस पे थोड़ा सा घीसन मतलब फ्रिक्शन लगती है जो इसको रोकती है हवा को। तो ये आपका फ्रिक्शन मतलब एयर को स्लो कर देती है। जो एयर स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो स्लो हो जाती है। तो इसी को सरफेस ऑफ फ्रिक्शन से इस तरह आपका एयर इफेक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या करता है, ये आपका डायरेक्शन वेरी करता है, ठीक। मान के चलिए हमारा अर्थ है, तो हमारा अर्थ ये इक्वेटर है। तो हमारा अर्थ किस तरह रोटेट कर रहा है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक ना। मतलब वो इधर से रोटेट कर रहा है, ठीक। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर हुआ तो हमारा अर्थ इधर से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो होते क्या है, मान के चलिए हमारा लो प्रेशर है और ये हमारा हाई प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर बेल्ट है, ठीक। तो जब आपका हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट में आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये याद रखिएगा कि एयर ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। एयर ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हमारा हाई प्रेशर है, कौन सा है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से आपका एयर इधर आएगा, ठीक ना, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो इधर जो जा रहा है, इधर ये ऊपर तरफ जो जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका वेस्टर्लिस बोलते हैं, ठीक। ये आपका वेस्टर्लिस है, ठीक। क्योंकि इसका एंड को देखते हैं, जो विंड आपका आ रहा है उसको एंड को देखते हैं। तो उसका एंड किधर से आता है, ये आपको मान के चले ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसका एंड कहाँ है आपका, देखिए ये हुआ, ठीक ना। ये मान के चले ऐसे, तो ये आपका ऐसे बह रहा है, ठीक। तो इसका एंड यहाँ है, तो इसलिए ये आपका वेस्टर्लिस हो गया। और ये आपका ईस्ट तरफ से आ रहा है इधर से, तो ये आपको हो गया ईस्टर्लिस। तो होते क्या है, तो होते क्या है कि जब आपका ये हवा इधर आएगी और ये हवा इधर जाएगी, ठीक ना,
देखा जाए तो ये सीधा जाएगा, ठीक। अभी तो ऐसे बना दिया नहीं तो हवा इस तरह जाएगा, ठीक। इस तरह इधर आएगी उधर जाएगी। तो होता क्या है कि हमारा अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये जो हवा ऐसे सीधा जा रही थी वो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। रोटेशन के कारण। और इधर जो ऐसे आ रही थी वो आपका कैसे मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगी, ठीक। इधर, क्योंकि आप इधर फेस करके देखिएगा तो जब अर्थ इधर से रोटेट हो रही है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, आपकी राइट पे। मतलब जो भी एयर है वो रोटेशन के कारण नॉर्दर्न हेमस्फेयर पे किधर घूमती है, राइट साइड, ठीक ना। और साउदर्न हेमस्फेयर पे आपका लेफ्ट साइड। ये एक याद रखिएगा कि winds always deflect toward its right in northern hemisphere and toward its left in the southern hemisphere। ये हमारा इक्वेटर है। तो ये आपका मान के चलिए इधर जाएगा तो इधर इसका लेफ्ट किधर हुआ, आप मान के चलिए यहाँ खड़े हैं, ठीक ना, इधर देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हुआ इधर, ठीक ना। तो ये इक्वेटर से, ठीक। इक्वेटर तो आपको तो ऊपर से मतलब यहाँ से तो एयर रेस करता है, राइज करता है। तो राइज करता है तो ऊपर एटमोसफेयर पे चलती है। तो मान के चलिए यहाँ से इवेंट इधर आ रहा है, ठीक। ऐसे तो डिफ्लेक्शन किधर होगी, डिफ्लेक्शन आपकी लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर आपका लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन होती है। तो हमारा नेक्स्ट है वो जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब दो आइसोबार है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक ना, इसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ठीक। चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो ये दोनों के बीच में जो इसका चेंज और इसका चेंज उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं। तो तो आपका यहाँ एक विंड पाया जाएगा, यहाँ लिखे नहीं है, मतलब किताब में दिया हुआ है, जो कि आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड है शायद। अच्छा, सॉरी सॉरी, होगा होगा, अगला देखेंगे, आगे देखेंगे उसको। तो इस तरह से, तो आपका क्या बोल रहे थे कि प्रेशर ग्रेडियंट पे जब मतलब दो प्रेशर पे रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पे डिफरेंस आए तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, वहाँ पे आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्लोजली रहेगा, ठीक। और यहाँ पे वीक रहेगा, वहाँ थोड़ा स्पेस रहेगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम, एक दूसरे से अपार्ट रहेगा, ठीक। तो ये आपका वीक हो गया, वीक आइसोबार दूर दूर है, और जहाँ पे क्लोज रहेगा वहाँ ये आपका है स्ट्रॉन्ग आइसोबार। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जब एयर आपका कोल्ड रहेगा तो ज़्यादा डेंस रहेगा, ठीक। तो ज़्यादा डेंस रहेगा तो एयर प्रेशर जो कि मतलब जो एयर प्रेशर है वो आपकी सेम सेम रहेगी, तो मतलब एयर तो कंप्रेस है ना, तो आपकी जो आइसोबार है वो क्लोजली प्लेस रहेंगे। और हमें पता है जब वीक रहेगी तो वो एयर एक्सपेंड करती है, मतलब जब वार्म एयर रहेगी, वार्म एयर एक्सपेंड मोर कंपेरिजन टू द कोल्ड एयर, एंड ड्यू टू इच द आइसोबार ऑफ द वार्म एयर प्लेस अपार्ट, ठीक ना, वो दूर दूर कर रहेगी। तो ये आपका वीक हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमारा नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स। और एक जो वही जो कोरियोलिस फोर्स जो वही आपका बता रहे थे कि रोटेशन के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रही है उसी को आपका कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक। जो विंड पे डिफ्लेक्शन आ रही है उसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो राइट तरफ, तो ये इसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस अफेक्ट डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक। डायरेक्शन ऑफ विंड ये सीधा जा रही थी पर इसको घूमने पे मजबूर कर दिया है कौन, कोरियोलिस फोर्स, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो उसी को आपको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो आपका बताएं, राइट आपका वही होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, लेफ्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो हमारा नेक्स्ट है, अच्छा, मैक्सिमम जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस जो फोर्स है आपका, कोरियोलिस जो फोर्स आपका एट पोल पे मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर है। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बल्ज आउट है, ठीक ना, मतलब बाहर निकले हुए हैं, तो इसको ज़्यादा घूमना पड़ता है इन कंपैरिजन टू पोल, ठीक। क्योंकि पोल तो इतने बड़ा है ना, तो ये इतने में बहुत जल्दी घूम जाता है, और इसको मतलब ये थोड़ा स्लो घूमते हैं इन कंपैरिजन, मतलब देखा जाए तो स्पीड इसका ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये छोटे हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे स्मॉल एरिया रहेगा, तो और एक बड़ा एरिया रहेगा, तो घूमने में ज़्यादा समय इसको लगेगा, ठीक। यहाँ तो तुरंत घूम जाएगा, ठीक ना। तो आपका मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। तो ये यही इसी विंड का मैं बात करता कि जियोस्ट्रोपिक विंड, कि एक आपका अपर एटमॉस्फेयर पे मिलता है एक विंड, ठीक ना। यहाँ पे मतलब मान के चलिए ये हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, ठीक ना। अपर एटमॉस्फेयर, तो ये होते क्या है कि ये हमारा विंड ऊपर जा रही है, नीचे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक। तो जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होते हैं कि वो जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है ये आपका, ठीक। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, मतलब इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है। इधर मान के चलिए ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट है। तो विंड ऊपर जा रही है, ठीक। तो इस पे क्या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहे थे, ये दोनों का डिफरेंस है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहे थे, पीजीएफ। तो ये ऊपर जा रहे थे, तो होते क्या है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो जो कोरियोलिस फोर्स लगेगी वो लगी, ठीक ना। तो इतना वो इतने जोर से लगी कि सीधा इसका ऑपोजिट कर दिया, ठीक। मतलब इधर जितना पीजीएफ लग रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उतने आपका कोरियोलिस फोर्स लगा, ठीक। जो कोरियोलिस फोर्स इतना लगा, तो ये एयर क्या होते हैं, ये आपका पैरेलल मूव करने लग जाता है, ठीक। ये आपका ग्रेडियंट, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसका पैरेलल मूव करने लग गए, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो गए। एक जन इधर खींच रहा है, दूसरा जन इधर खींच रहा है, तो वो पैरेलल चलने लगा, ठीक ना। तो इसी को आपका जियोस्टोपिक विंड बोलते हैं। तो वही लिखा है, व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस बाय कोरियोलिस फोर्स द रिजल्टेंट विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। तो ये आपका आइसोबार था, ये भी आपका आइसोबार था, और ये आपका पीजीए फोर्स ऊपर खींच रहा था, और लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स था वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको नीचे और खींचने लगा। तो विंड क्या करना, ये विंड जो था वो पैरेलल मूव करने लगा, तो इसे आपको जियोस्टोपिक विंड बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब एयर पे मतलब एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, एयर सर्कुलेशन कैसे होता है एटमॉस्फेयर पे। तो ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, तो हमें पता है कि यहाँ पे एयर राइस होती है, ठीक। तो राइस करती है, तो ये राइस करने के बाद ये आपका ट्रोपोस्फियर है, ठीक। तो इससे ऊपर तो एयर जा नहीं सकती, तो क्या होती है कि इसके सहारे, मतलब इसके चिपकते चिपकते हुए ये आगे चल मूव कर देते हैं, ठीक। यहाँ से ऊपर उठी तो ये आगे मूव करती है टुवर्ड पोल। तो होते क्या है कि एक जगह वो इधर आते आते ठंडे हो जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं, ठीक। मतलब सबसाइड कर देते हैं, हमें पता है, क्योंकि जो कोल्ड एयर होते हैं उसकी डेंसिटी अधिक होती है, मतलब वजन होते हैं, तो वो सबसाइड कर गए, ठीक। मतलब नीचे आ गए, सिंक कर गए। सिंक कर गए तो फिर यहाँ से तो हवा ऊपर जा रही, तो फिर ये वापस इक्वेटर तरफ आने लगी, ठीक। तो ये आपका एक साइकिल बन गया, ठीक। मतलब इस तरह वो इक्वेटर से उठा ट्रोपोस्फेयर में टच होते होते आप घर देखे होंगे, अगर आपका मान के चलिए एक घर, मतलब घर का दीवार है, ठीक। ये आपका सरफेस है, एक रूम है, ये आपका सरफेस है, ये आपका साइड वॉल है, ये आपका रूफ है, और ये भी आपका वॉल है, ठीक। तो जब आप एक पंखा यहाँ चलाएंगे, तो कहीं जाने का हवा मतलब रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो कहाँ तक, ये रूप तक, रूप तक, फिर ये रूप से चलते चलते ऐसे आएगा, ऐसे फिर यहाँ से सबसाइड करके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये एक सर्कुलेशन बनाएगा, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह हुआ कि एक सर्कुलेशन सर्कुलेशन बना दिया, मतलब एयर सर्कुलेशन एक सेल बना लिया, ठीक। तो इसी सेल को आपको क्या क्या बोलते हैं, यही सेल को आपका हेडली सेल बोलते हैं, ठीक। जो कि आपका इक्वेटर के जस्ट बगल मिले, तो इधर भी मिलेंगे और इधर भी, मतलब आपका 6 सेल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे और 3 आपका सदर्न हेमिस्फेयर पे। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका ये कौन सा है, ये आपका हाई प्रेशर है, ठीक ना। क्योंकि हाई प्रेशर क्या होता है, हमें देखें कि प्रेशर, हाई प्रेशर वहाँ होता है यहाँ पे, मतलब एयर का ज़्यादा वजन हो, ठीक। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सबसाइड कर रहे हैं, ठीक। ऊपर से एयर सबसाइड कर रहे हैं, तो और वजन डालेंगे तो ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ से एयर इधर भी आएगी, इधर तो गई, इक्वेटर साइड तो गई, और फिर इधर आएगी, तो इधर जाते जाते आपका एक वार्म बेल्ट मिलता है, ठीक ना।
सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके ये राइज कर देती है, ठीक। तो राइज करने के बाद ये भी आपको ट्रोपोस्फियर पहुँचते हैं। तो ये भी वही ट्रोपोस्फियर आते पहुँचते पहुँचते आधा एयर इधर डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड पोल और आधा इक्वेटर। तो ये भी एक साइकिल बना देती है, ठीक। क्योंकि यहाँ भी सबसाइड करती है यहाँ भी। तो जब आपस में दो एयर ऐसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, सबसाइड करेंगे नीचे। तो यहाँ भी सबसाइड करेंगे तो ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ भी एक साइकिल बन गई, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, फेरल साइकिल बोलते हैं। और उसी तरह से हमें पता है पोल में हाई प्रेशर ज़्यादा होती है तो एयर इधर आती है और यहाँ पे राइज कर रही थी तो यहाँ से राइज करेगी। क्योंकि जब दो एयर ऐसे मिलेंगे तो दोनों नीचे में मिलेंगे, अगर सरफेस पे मिलेंगे तो राइज करेंगे, ठीक। और वो अगर अपर एटमोसफेयर पे मिले तो वो सिंक करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ हाई प्रेशर से हवा आई और यहाँ आके वो ऊपर चली गई, तो ऊपर कुछ इधर आएगी और कुछ इधर आएगी। तो इधर भी एक साइकिल बन गई, तो इसको पोलर साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा एक एयर सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो कि हमारे एयर एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करती है। और यही चीज़ हम लोग आगे देख रहे थे कि देखिए ये आपका डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये टुवर्ड लेफ्ट, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसी को आपका क्या बोलते हैं, वेस्टर्लिस। और ये जो इधर से आ रही है इसको ईस्टर्लिस बोलते हैं। और ये अगर आपको पोलर जगह मिले जैसे ये है तो ये आपका क्या है, पोलर ईस्टर्लिस है, क्योंकि ये ईस्ट तरफ से आ रही है। इधर से जाती तो ये पोलर वेस्टर्लिस हो जाती। तो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड्स। तो आपका तीन तरह का विंड्स मिलते हैं, परमानेंट और प्लानिटरी विंड्स। नंबर टू पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो जो अभी हम लोग देखें, परमानेंट विंड क्या होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, ठीक ना, मतलब पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, सॉरी, थ्रू आउट द ईयर वो मिलेंगे आपको, ठीक। जैसे आपका ईस्टर्लिस एंड वेस्टर्लिस हो गया। जो ईस्टर्लिस है, उसको आपका ट्रेड विंड भी बोलते हैं, ठीक ना। ट्रेड विंड भी बोला जाता है। जो ईस्टर्लिस है आपका, जो ईस्टर्लिस है उसको ट्रेड विंड भी बोलते हैं। उसी तरह पीरियोडिक विंड आपके क्या होते हैं कि वो विंड जो आपका समय के साथ डायरेक्शन चेंज कर दे, तो उसको पीरियोडिक विंड बोलते हैं। समय के साथ मान के चलिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ मानसून, तो मानसून क्या होते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक। तो हमें पता है कि जब जून जुलाई आते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, तो ये बारिश लाते हैं, क्योंकि ये ओशन से आ रहे हैं, ठीक ना। ओशन से आते हैं तो मॉइस्चर कैरी करके आते हैं, तो इंडिया पे ये मानसून लाते हैं, मतलब बारिश लाते हैं। तो यही जब चेंज हो जाता है, आपका जैसे मान के चले नवंबर दिसंबर हो जाता है, या फिर अक्टूबर, अक्टूबर से ही, अक्टूबर लास्ट लास्ट से, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इधर से आते हैं आपका विंड, मतलब अब इधर से आ रहे थे तो वो डायरेक्शन चेंज हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक ना। नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड भी बोलता है। तो इसी को मतलब जो अपना डायरेक्शन चेंज करे पीरियोडिकली, मतलब कुछ समय के बाद इधर से बह रही थी अब फिर इधर से बहती है, तो उसको पीरियोडिक विंड बोलते हैं। और आपका लोकल विंड जो आपका लोकल जगह पे मिले, जैसे आपका लैंड ब्रिज, वैली एंड माउंटेन ब्रिज, उस तरह आपका चिनूक सब हो गया, ये सब सब लोकल है, ठीक ना। ये तो का लोकल विंड है, जो एक लोकल या पर्टिकुलर प्लेस पे मिले उसको लोकल विंड बोलते हैं। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज देखे हैं और वैली ब्रिज भी जानते हैं कि ये आपका वैली है, दिन में पड़ी तो एवापोरेट हुई तो यहाँ वैली से कोल्ड एयर आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, वैली ब्रिज बोलते हैं। उसी तरह रात में इधर ठंडी हो जाती है तो इधर से यहाँ सिंक आ जाती है एयर, तो इसको माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एयर मास। एयर मास क्या होते हैं कि मान के चलिए ये आपका एक बड़ा सा, सॉरी, मान के चलिए आपका एरिया है, ठीक ना। होमोजेनिटी एक एरिया है, मतलब ये सिर्फ एक लैंड है, ठीक। तो होते क्या है कि यहाँ की जो एयर है उस पर भी एक होमोजेनिटी आ जाए, क्योंकि ये होमोजेनिटी सरफेस है।
सरफेस है तो जो एयर से है यहाँ पे भी होमोजेनिटी आ जाएगी। जैसे अगर लैंड सरफेस है तो ये गर्म है, तो यहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगा। ये ठंडा है तो यहाँ की हवा भी ठंडे हो जाएगी। तो इसी को आपका ये बड़ा सा एरिया पे मिले तो इसी को आपका एयर मास बोलते हैं, ठीक ना। ह्यूज मास ऑफ एयर हैविंग होमोजेनिटी, होमोजेनिटी जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, ठीक, तो उसको एयर मास बोलते हैं। मतलब लार्ज सा एरिया हो और जिसके हवा हवा पे होमोजेनिटी हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, उसको एयर मास बोलते हैं। और फ्रंट क्या होते हैं कि मान के चलिए आपका दो एयर मास है, क्योंकि अभी देखें ना कि एयर मास दो तरह के होते हैं, मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर सरफेस आपका गर्म है तो वो आपका वार्म वार्म एयर मास होंगे। मान के चलिए ये दो सरफेस है, ठीक ना, एक कोल्ड है तो ये आपका कोल्ड एयर मास बनेंगे, और ये आपका वार्म है, ये वार्म सरफेस है तो यहाँ आपका वार्म एयर मास बनेंगे। तो होते क्या है कि दोनों आपस में जब मिलेंगे, ये आपका वार्म वाला है, ये आपका कोल्ड वाला है, ठीक। ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि वार्म वाला थोड़ा सा राइज करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं तो ऊपर उड़ जाते हैं। तो होते क्या है कि जब ये लोग मिलेंगे आपस में, तो जब वो दोनों का पॉइंट रहेगा, ठीक ना, ये जो ये जो पॉइंट रहते हैं, ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। ये बोल रहा है कि व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम, ठीक ना, ये जो जोन है, ये जो जोन है इसी को फ्रंट बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रंट आपका कितना, चार प्रकार के मिलते हैं। कोल्ड फ्रंट, वन फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट एंड ऑक्यूलेटेड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं कि जब आपका कोल्ड एयर मास, ठीक ना, वो आपका वार्म एयर मास से ताकतवर हो, मतलब जब ये पुश करे, इसको पुश कर दे, ठीक ना, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग हो। व्हेन कोल्ड एयर मास इज स्ट्रॉन्गर देन वार्म एयर मास, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कोल्ड कोल्ड एयर मास या फिर कोल्ड फ्रंट। फ्रंट तो समझ, मतलब कोल्ड फ्रंट इसको बोलते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जो मिलेंगे कोल्ड फ्रंट। तो उसी तरह से वार्म फ्रंट क्या होता है कि जब वार्म एयर आपका ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये हो, ठीक, स्ट्रांग हो। ये आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपका वीक है, तो ये आपका हो जाएगा वार्म फ्रंट। और जब आपस में दोनों मतलब जो है दोनों एयर मास दोनों जो है, दोनों बराबर हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फ्रंट। और ऑक्यूलेटेड फ्रंट में क्या होता है कि एक तरफ का आपका कोल्ड मास एयर मास है, बीच पे आपका वार्म एयर मास है, और साइड पे आपका फिर इधर कोल्ड एयर मास है, ठीक। तो होते क्या है कि जब ये लोग आपस में आते हैं तो ये जो वार्म एयर मास होते हैं वो राइज कर जाते हैं, मतलब कंप्लीटली उसको ऊपर उठा देते हैं सरफेस से, तो इसी को एक्यूलेटेड फ्रंट बोलते हैं। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखिए। यहाँ उतना अच्छा इमेज तो नहीं है लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जैसे ये आपका कोल्ड एयर मास है, ठीक, और इधर आपका वार्म एयर मास है, ये आपका वार्म एयर मास है, ये आपका वार्म एयर मास है। तो होते क्या है कि जो ये कोल्ड वाले हैं ये आपका मूव कर जाते हैं ऊपर, ठीक ना, तो इसको ऊपर राइज करने में हेल्प, मतलब ऊपर राइज कर देते हैं, क्योंकि ये आपका स्ट्रांग है तो ये इसको पुश कर देते हैं ऊपर, तो इसका आपका यही आपका कोल्ड फ्रंट हो गया, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है इससे। तो वार्म फ्रंट क्या होते हैं, वार्म फ्रंट इस तरह होते हैं कि जब ये ज़्यादा मजबूत मतलब ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो ये कोल्ड फ्रंट के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक। इस बार ये चढ़ जाते हैं, इस बार तो इसको धक्का देके, मतलब कोल्ड फ्रंट जो था वो धक्का देके ऊपर गया, मतलब ये स्ट्रांग था। इस बार क्या हो गया कि ये वार्म फ्रंट जो था वो खुद अपने आप चढ़ गए, वो जो वार्म एयर मास थे वो खुद अपने आप ऊपर चढ़ गए, तो इसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। उसी तरह ऑक्यूलेटेड क्या होते हैं कि ये आपका एक कोल्ड है, ये भी आपका कोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका वार्म था। जब दोनों तरफ से कोल्ड एयर मास आए तो वो जो वार्म एयर मास थे उसको ऊपर पुश कर दिए, तो उसको एक्यूलेटेड फ्रंट बोलते हैं। और स्टेशनरी जो आपस में दोनों का पावर बराबर हो, मतलब ना वो बड़ा हो ये ना, मतलब ना उसका पावर ज़्यादा है ना इसका पावर ज़्यादा है, तो उसको स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमारा नेक्स्ट हमारा है साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होते हैं, ये आपका ट्रेमेंडस स्टॉर्म होता है, मतलब डिजास्टर्स स्टॉर्म होते हैं, जो कि आपका भारी बारिश लाते हैं, हैवी रेनफॉल। तो
तो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है कहाँ का, सरफेस ऑफ द ओशन, सरफेस ऑफ द ओशन वो 27 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, अभी देखिए हम लोग कोरियोलिस फोर्स करते क्या है, वो विंड का डायरेक्शन को डिफ्लेक्शन कर देते हैं, ठीक ना, चेंज कर देते हैं। सीधा चल रही थी वो उसको राइट पे मोड़ देगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और जो साउथ पे है उसको लेफ्ट की ओर मोड़ देगी। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब जो ऊपर जा रही है एयर उस पर थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए, मतलब स्पीड होनी चाहिए ऊपर जाने में। तो हमारा प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लो प्रेशर, आपका लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। और लास्ट है वो है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एयर, मतलब जब एयर ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर पे तो वो डाइवर्ज होनी चाहिए, ठीक ना, वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर पे, ये एटमॉस्फेयर है आपका, वो डाइवर्ज होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 कंडीशन है साइक्लोन फॉर्म होने के लिए। तो इसी तरह से आपका ये साइक्लोन फॉर्म होगी तो होती क्या है कि मान के चलिए आपका लो प्रेशर बन रही है, ठीक। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। मान के चलिए ये आपका एक लो प्रेशर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक। तो जो हाई प्रेशर एरिया है ये आसपास के, ये सारे रश करेंगे, ठीक ना, सारे रश करेंगे फिल करने के लिए, जो गैप है वैकेंट जो है उसको फिल करने के लिए रश होंगे, ठीक। तो ड्यू टू, होते क्या है कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो होते क्या है कि जब हवा आएंगे इधर, मतलब टुवर्ड लो प्रेशर, तो उसको ना घुमा देंगे कहाँ पे, उसके राइट पे, ठीक। जैसे ये इधर से आ रहे थे तो उसको राइट पे घुमा देंगे, ठीक, इसका राइट पे, इसका राइट पे। तो इस तरह से आपका एक सर्कुलर बन जाएगा, ठीक। मतलब जो ये लो प्रेशर थे वहाँ जाके ये जो बन रही है ये ऊपर मैं बना रहा हूँ, ठीक ना, ये जो है ये ऊपर वाला है, मतलब यहाँ से ऊपर हवा ऊपर गई, वो ऊपर जाके ऐसे डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर था तो हवा इधर से आई, लेकिन ये रोटेट होकर घूम गए, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स, तो वो इस तरह से घूम गए, ठीक ना, भरने के लिए चक्कर में जो यहाँ की थी वो इस तरह से घूम गई। इधर का विंड इधर घूम गई, इधर का इधर घूम गई। लाल दिख नहीं रही है तो ब्लैक देखता हूँ। यहाँ लो प्रेशर थे, इधर से विंड आई तो वो डिफ्लेक्शन हो गई टुवर्ड राइट, ठीक ना, इधर से आई तो इसके राइट पे डिफ्लेक्शन हो गई, ठीक ना, राइट पे। तो इधर से भी उसी तरह से राइट राइट, उसी तरह से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ठीक ना, तो इसे घूमते 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 ऊपर चलेगी, तो ऊपर हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ एयर होना चाहिए, आउटफ्लो, तो वो डाइवर्ज कर गई। तो इस तरह से आपका मतलब एक साइक्लोन फॉर्म हो जाती है। और ये फॉर्म कहाँ होगी आपकी, ओशन पे हमेशा। आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ओशन पे फॉर्म होगी, क्योंकि इसको सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमेशा आप सुनेंगे कि जून जुलाई में मैक्सिमम मैक्सिमम जून जुलाई में आपका जो साइक्लोन देखने मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि साइक्लोन फॉर्म करने के कुछ कंडीशन होते हैं, और वो कंडीशन ये 5 है। इसको याद करके रखिए कि साइक्लोन ऐसे 5 कंडीशन होते हैं, इसी से बनते हैं। और ये आपका हमेशा ओशन पे बनेंगे, और उसी को अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे टाइफून आपका जापान में बोलते हैं, ठीक ना, टाइफून आपका जापान में हुए, हरिकेन्स आपके तुम्हारे अमेरिका में हुए, वैसे विल्ली विल्ली आपके ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। ये सब क्या है, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी क्वेरीज या डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और देखने के लिए थैंक यू।